A gift of chapels. Mridu is a young girl growing up in Madras with Tapi, her grandmother, and Tatha, her grandfather. एक बच्ची है जो मृदु है जिसका नाम, वो रहती थी मद्रास में, जिसको अब चेन्नई कहते हैं, जो अपनी तापी के साथ रहती थी, जो उसकी ग्रैंडमदर मतलब दादी थी, और ताथा जो उसके दादा थे. वन आफ्टरनून तापी टेक्स हर टू हर आंट रुकुमनी हाउस टू मीट हर कजन्स लली, रवि एंड मीना. फिर एक दिन जो है तापी जो थी उसकी ग्रैंडमदर थी, वो मृदु को लेके गई उसकी आंट के घर, जिनका नाम था रुकुमनी, और वहाँ पर उसके कज़न्स भी थे, लल्ली, रवि और मीना. तो आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. ये पहले जो थी इसकी छोटी सी एक समरी टाइप की थी कि क्या है चैप्टर. अ स्माइलिंग रुकुमनी थ्रू ओपन द डोर, रवि एंड मीना रश्ड आउट एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस. तो जो मृदु थी वो अपनी मतलब आंट के पास विज़िट करने के लिए गई थी, रुकुमनी के पास, और जैसे ही वो गई तो रुकुमनी ने दरवाज़ा खोला एक बहुत ही मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ, और रवि और मीना जो थे वो भागते हुए आ गए और उन्होंने मृदु को फटाफट घर के अंदर खींच लिया. वेट लेट मी टेक ऑफ माई चप्पल्स प्रोटेस्टेड मृदु ने कहा रुको रुको, पहले मैं अपनी चप्पल तो उतार दूँ. शी सेट देम आउट नीटली नियर अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस, और उसने अपनी चप्पलों को उतार दिया बहुत ही सफाई से. एक बड़ी सी चप्पल रखी हुई थी ब्लैक कलर की उनके पास. दोज वर ग्रे एक्चुअली विद डस्ट, यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लिपर. और वो जो चप्पलें थी उनको डिस्क्राइब किया गया है, जो मृदु की चप्पल के साइड में रखी हुई थी वो चप्पल ग्रे कलर की थी, और उस पर मार्क पड़े हुए थे, निशान पड़ गए थे डस्ट की वजह से, मिट्टी की वजह से. और आप उसमें साफ साफ देख सकते थे कि आगे की तरफ जो थे वो पंजों के निशान पड़ गए थे. टो जो था ना उसके पंजों के और एड़ी के अच्छे खासे निशान उस चप्पलों पर पड़े हुए थे. द मार्क्स ऑफ द टू बिग टोज वर लॉन्ग एंड स्क्रॉनी, और जो मार्क थे जो आगे के टोज होते हैं अंगूठे उसके वो काफ़ी ज़्यादा बड़े थे और पतले से थे. बड़े और पतले थे. स्क्रॉनी का मतलब होता है पतले. मृदु didn't have much time to wonder about whose slippers they were. रवि dragged her to the backyard. और मृदु को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिला था कि वो उन पेयर्स ऑफ स्लिपर्स के बारे में, उन चप्पलों के बारे में कुछ ज़्यादा सोच पाए. रवि उसको खींच ले गया पीछे की मतलब जैसे कि पीछे का गार्डन जो होता है उसको बैकयार्ड भी बोल सकते हैं, तो बैकयार्ड में उसको खींच के ले गया मृदु को. बिहाइंड ए थिक बिटर बेरी बुश, तो एक जो बुश थी, बिटर बेरी बुश थी वहाँ पे, उसके पास वो ले गया. देयर इनसाइड अ टॉर्न फुटबॉल लाइंड विद सैकिंग एंड फिल्ड विद सैंड, अ ले अ वेरी स्मॉल किटन लैपिंग ऑफ मिल्क फ्रॉम कोकोनट हाफ शेल. फिर वहाँ पर क्या थी, एक थोड़ी फटी हुई सी फुटबॉल पड़ी हुई थी, और जो मतलब रेत से भरी हुई थी, और उसमें फुटबॉल में एक छोटी सी बिल्ली थी, किटन थी, जो कि अपना जो मिल्क है, अपने दूध को, वो जो उसको दिया गया था कोकोनट के शेल में, मतलब जैसे कोकोनट होता है जब उसमें से कोकोनट खा लेते हैं तो बाहर उसका शेल बचता है ना, बाहर का उसका खोखला बचता है, तो उसमें दूध भर के उस बिल्ली को दे रखा था उन बच्चों ने. वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग, वो बताते हैं कि आज सुबह ही ये बिल्ली उनको मिली है गेट के बाहर. ही वॉज म्यूइंग एंड म्यूइंग पुअर थिंग, और वो म्याऊ म्याऊ कर रही थी. सेड रवि ने उसको पूरी बात बताई. मीना ने बताई ये वाली बात. इट्स अ सीक्रेट, अम्मा सेज पति विल लीव फॉर आर पद्दू मामाज हाउस इफ़ शी नोज वी हैव अ कैट. और जो वो हैं पति हैं, उनकी ग्रैंडमदर हैं, तमिल में ग्रैंडमदर को पति बोलते हैं, वो चली जाएंगी घर छोड़कर और उनके मामा के पास रहने के लिए चली जाएंगी अगर उनको पता लगा कि उनके घर में कोई बिल्ली रह रही है. पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स बट व्हेन वी आर दे स्क्रीम. फिर वो बच्चे बोलते हैं कि बड़े लोग और बाकी लोग भी हमसे कहते हैं कि हमें जो जानवर है उनके साथ काइंड होना चाहिए, अच्छा बर्ताव करना चाहिए, मगर अगर हम ऐसा करते हैं तो वो हम पर चिल्लाते हैं. स्क्रीम का मतलब होता है चिल्लाना. ओ डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हियर सैड रवि, और कहते हैं कि इस गंदी सी चीज़ को हमारे पास मत लाओ. ऐसा वो जानवरों को देख करके बोलते हैं. डू यू नो हाउ हार्ड इट इज़ just to get a little milk from the kitchen? Pati saw me with a glass in my hand just now. और तुम्हें पता है कितना मुश्किल होता है कि मतलब किचन में से एक दूध का ग्लास लाना. जो पाती हैं दादी माँ, उन्होंने मुझे अभी देख भी लिया था कि मैं किचन से बाहर कुछ लेके जा रहा हूँ. पाती saw me with a glass in my hand just now. I told her I am very hungry, I want to drink it, but the way she looked at me, I had to drink most of it to throw her off the scent. पाती ने तो मुझे आते हुए देख लिया था यहाँ पे, तो फिर मेरे को क्या, और उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम ये जो है क्या बाहर क्या लेके जा रहे हो दूध को. तो फिर वो कहता है कि मेरे को बहुत भूख लगी है. फिर वो कहती हैं कि मतलब
ऐसा लुक देती हैं कि गुस्से वाला, तो फिर उसको रवि को उनके सामने ही पूरा दूध पीना पड़ता है, मगर वो थोड़ा सा बचा लेता है। देन शी वॉन्टेड द टम्बलर बैग, फिर वो कहती है कि उनको जो ग्लास था वो भी चाहिए, टम्बलर आप ग्लास कह सकते हैं टम्बलर को, वो भी वापस चाहिए था। फिर रवि बोलता है पाती पाती आई विश वॉट इट माई सेल्फ, वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, आई टोल्ड हर। फिर रवि ने थोड़ी सी ट्रिक खेली और पाती को बोला कि आप क्यों परेशान होती है, ये जो है मैं खुद ही धोकर रख दूंगा इस ग्लास को। आई हैड टू रन एंड पोर द मिल्क इन टू दिस कोकोनट शेल एंड देन रन बैक एंड वॉश द टम्बलर एंड पुट इट बैक बिफोर शी गॉट रियली सस्पिशियस। फिर मैंने क्या किया, मैं फटाफट वो जो बचा हुआ दूध था उसको लेके आया, मैंने उसे कोकोनट के शेल में डाल दिया ताकि बिल्ली पी पाए उसे, और मैं फटाफट किचन में वापस किया और उस टम्बलर को, ग्लास को मैंने धो करके किचन में रख दिया, इससे पहले कि दादी को पता लग जाए, कुछ मुझ पर शक हो जाए। सस्पिशियस होना मतलब शक हो जाना। हाउ नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्र। फिर वो कहता है कि हाँ अब हमें कोई और तरीका सोचना पड़ेगा महेंद्र को खाना खिलाने के लिए। महेंद्र, ये कौन है? दिस लिटिल किटी नेम इज़ महेंद्र। फिर अभी बताता है कि जो एक छोटी सी बिल्ली है ना, इसका नाम हमने महेंद्र रखा है। मृदु जो होती है वो इससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है, वो कहती है कि ये तो एक रियल का नेम है जो मतलब इंसान रखते हैं, नॉट मतलब ऐसा नहीं है जैसे कि कोई क्यूट सी बिल्ली का कोई नाम रखा जाता है, इस टाइप का तो नहीं है। फिर वो बताता है रवि कि इसका जो पूरा नाम है वो है महेंद्र वर्मन पल्लवा पोन्नी, MP पोन्नी फॉर शॉर्ट इफ लाइक यू। फिर वो कहता है कि अगर मतलब पूरा नाम बताता है उसका कि इस बिल्ली का जो पूरा नाम हमने रखा है वो है महेंद्रन पल्लवा पोन्नी, और अगर तुम्हें चाहती हो उसको शॉर्ट में बोलना तो MP पोन्नी तुम इसको बोल सकती हो। फिर वो बताता है कि ये बहुत ही ज़्यादा फाइन ब्रीड है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी ब्रीड है, कैट की नस्ल होता है ब्रीड का मतलब। और तुम इसका जो फ़र है ना वो देखो कि कैसे कि लायन का जो फ़र होता है, लायन मेन होता है, लायन की गर्दन पे जो बाल होते हैं उसको मेन बोलते हैं। तो ये देखो इसका फ़र कितना अच्छा है, जैसे कि लायन का मेन हो। और क्या तुमने नहीं देखा जो पल्लव किंग्स थे उनका जो एम्बलम था वो एक शेर है। फिर वो पूछता है कि क्या तुम्हें पता है इनके पल्लव किंग्स के बारे में। जो मृदु होती है वो गिगल करती है थिंकिंग आई एम जोकिंग। फिर जो मतलब मृदु होती है वो घी 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 करती है ऐसा कह के कि जैसे कि कोई से जोक कर रहा हो, ये कोई झूठी बात बता रहा हो। वेल जस्ट वेट आई विल शो यू सम टाइम, इट्स क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री। फिर वो कहता है कि ये अब मुझे क्लियर पता लग गया है कि मृदु तुम्हें कुछ भी नहीं पता है हिस्ट्री के बारे में। फिर वो बताता है हैवंट बीन टू महेंद्रपुरम हैव यू। फिर वो कहता है कि तुम कभी भी महाबलीपुरम नहीं गई हो ना, है ना। वेल when our class went to महाबलीपुरम I saw a statue of this थातास। फिर वो ऐसे एक्सेट्रा काफ़ी कुछ बताती है। फैक्ट इज महेंद्रन हेयर इज डिसेंडेंट फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशिएंट कैट। फिर वो कहते हैं कि मतलब ये जो कैट है ये बहुत ज़्यादा रॉयल कैट है, और जो महेंद्रन वर्मन की जो कैट हुआ करती थी उसकी ही डिसेंडेंट है ये, मतलब उन्हीं की ही पीढ़ी में आगे बढ़ती हुई आई है, वैसा उसको बताता है। अ क्लोज रिलेटिव साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नन अदर देन लायन। और उसको ये भी बताता है कि जो कैट है वो अगर हम साइंटिफिकली कहें तो बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेटिव है, रिश्तेदार है किसकी, एक शेर की। और जो पल्लव का जो एम्बलम था, उनका जो चिन्ह था, पहचान चिन्ह, वो भी एक लायन का था, वो एक शेर का था। फिर रवि जो है वो मतलब बोलता जाता है और इधर उधर घूमते हुए बिटरी बेरी बुश मतलब करेले का या फिर कोई कड़वा जो पेड़ होता है उसकी जो बुशेज़, उसकी जो झाड़ियाँ होती हैं उसके आसपास घूमता हुआ ये सारी बातें बताता जाता है। वेविंग अ ट्विग अप एंड डाउन, और फिर जो उसकी टहनियाँ होती हैं वो ऊपर नीचे करता हुआ बताता जाता है, और उसकी आंखें जो होती हैं वो चमक रही होती हैं। वो कहता है कि ये जो कैट है वो कोई और नहीं डिसेंडेंट है, इसके जो पूर्वज रहे हैं वो महाबलीपुरम की जो मेन कैट थी ना वो इसके पूर्वज रहे थे। इफ़ आई मे जस्ट रिमाइंड यू दे वर्शिप कैट्स इन एंशिएंट इजिप्ट। और वो ये भी बताता है कि जो इजिप्ट था ना, जो पुराना इजिप्ट था, उसमें कैट की पूजा भी की जाती थी। हाउ ही लव द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस। मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स। फिर मीना और मृदु चुपचाप एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और वो देखते हैं कि ये जो रवि है उसको किस तरीके से खुद की ही आवाज़ जो है और अपनी बातें कितनी पसंद आ रही हैं। वॉट डज दैट हैव टू डू विद एनी थिंग, मृदु डिमांडेड। हाँ, आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज डिसेंडेड फ्रॉम द इजिप्शियन कैट डॉग, नो गॉड इज बेस्ट इट या दैट्स। फिर वो कहता है कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये जो है ना कैट है ना ये डिसेंडेंट है, मतलब इसके जो पूर्वज रहे हैं वो इजिप्ट की वो वाले कैट रहे हैं जिसको गॉड मानते थे। वेल वन ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ दैट कैट गॉडेस वॉज अ स्टोअवे इन वन ऑफ द पल्लवा शिप एंड हिज डिसेंडेंट ऑफ द महाबलीपुरम ऋषि कैट हुज डिसेंडेंट इज रवि फ्लरिश्ड हिज ट्विग एट महेंद्रन MP पुन्नई हेयर। फिर वो कहता है और ये जो कैट है ये
इजिप्ट की भी डिसेंडेंट है, और एक जो कैट थी ना वो चुपके से महेंद्र वर्मन जो थे उनके शिप में आ गई थी, और फिर ये वहाँ की जो ऋषि कैट थी वो भी इसी की डिसेंडेंट है। मतलब उसने पूरी स्टोरी बता दी कि किस तरीके से ये जो कैट है इसके जो पूर्वज रहे थे वो इजिप्ट से लेकर इंडिया के काफ़ी बड़े जो साम्राज्य था महेंद्र वर्मन का, उसके डिसेंडेंट ये कैट है। ई के ही श्रेक वेरी प्लीज विद हिमसेल्फ, और फिर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है अपनी इन बातों से। Mahendra looked up alarmed. He had just been sharpening his claws on the edge of the coconut shell. और फिर जो वो थी कैट थी जिसका नाम महेंद्रन था, वो जो अपने जो क्लॉज होते हैं, अपने पंजे होते हैं, वो कोकोनट की शेल पे घिस रही होती है। बट वर्स देन रवीज ऑफुल वूप ई के वॉज अ क्रीच फ्रॉम द विंडो। फिर विंडो से भी क्या है, कोई एक आवाज़ आ रही होती है, वो जो भी बहुत अजीब होती है। वॉट अ वियर्ड साउंड इफ मृदु वर्ड स्टार्टल एंड पिपुन्नी वॉज फ्राइटेंड आउट ऑफ हिज विट्स। फिर क्या होता है, जो अजीब सी साउंड आ रही होती है खिड़की के पास से, मृदु को भी मतलब अजीब सी लगती है वो, और जो कैट होती है वो भी थोड़ी सी घबरा जाती है उस साउंड की वजह से। Here standing on end, he bounced up and carried towards a bamboo tray of red chilies that had been set out to dry. और फिर क्या होती है, वो घबराकर थोड़ी सी कैट आगे की तरफ को कूद जाती है चिलीज पर जो वहाँ पे सुखाने के लिए रखी गई थी। Try to hide beneath it. He tripped a few chilies over himself. Mew mew, he howled miserably. और फिर उस आवाज़ की वजह से वो डर जाती है और खुद को छुपाने की कोशिश करती है जो वहाँ पे मिर्चियाँ सूखी हुई थी उनके नीचे। The creaching went on and on. What's that noise? set me. तो फिर जो क्रीचिंग और अजीब सी खराब सी आवाज़ जो थी वो मतलब आई जा रही थी। फिर मृदु पूछती है कि ये क्या है। फिर रवि बताता है कि वो लल्ली है जो कि वायलिन बजाना सीख रही है, और वो कहता है कि वो कभी भी इसको नहीं सीख पाएगी। म्यूज़िक मास्टर जो हैं वो उसको सिखाए जा रहे हैं, मगर जो ये लल्ली है ये हमेशा ऑफ टैक रहती है और इसको कुछ भी समझ में नहीं आता है, और ये हमेशा ख़राब ही बजाती है। तो ये हमारी मृदु कैप्ड up to the window. Lally was sitting a little distance away, awkwardly holding her violin and bristling her elbows, jutting out of her eyes glazed with concentration. फिर मृदु जो होती है वो थोड़ा सा विंडो की तरफ देखती है, वहाँ पे लली बैठी हुई होती है कुछ दूर पे, और उसने बहुत ही अजीब तरीके से वायलिन को पकड़ा हुआ होता है। उसकी एल्बो जो होती हैं, हाथ जो होते हैं उसके मुँह मुड़े हुए होते हैं, और उसकी जो आँखें होती हैं वो बिल्कुल बहुत ध्यान से देख रही होती हैं वायलिन को। और उसके जो सामने बैठे होते हैं वो with most of his back to the window was a bony figure of music master. He had mostly bald head with a fringe of oil black hair falling around his ears and a old fetted tuft. तो इसमें क्या होता है कि एक तो वहाँ पे लली होती है और एक वहाँ पे होते हैं म्यूज़िक मास्टर जिनकी जो पीठ होती है वो विंडो की तरफ होती है, और इस वजह से सिर्फ उनकी पीठ दिख रही होती है और उनके बाल दिख रहे होते हैं जो काफ़ी मतलब बॉल्ड होते हैं, वो ज़्यादा बाल नहीं होते, टकले होते हैं, और उनके जितने बाल होते हैं उसमें ऑयली से होते हैं, ऑयल लगा हुआ होता है, और जो उनके बाल होते हैं वो कान पर पड़े होते हैं ओल्ड फैशन ट्रफ्ट की तरह, मतलब जैसे कि ओल्ड फैशन थे उनके काफ़ी ज़्यादा बाल। एक उनकी गोल्ड चेन होती है जो मतलब उनकी नेक पे काफ़ी ज़्यादा चमक रही होती है, और डायमंड रिंग होती है उनके हाथ में जो काफ़ी ज़्यादा वो भी चमक रही होती है, और ऊपर नीचे उसकी चमक जा रही होती है जैसे कि जिस तरह से वो वायलिन बजा रहे होते हैं। लार्ज फुट स्ट्रक आउट from beneath his gold-bordered Vichy edge and he was beating time on the floor with his toy big toe. और फिर वो मतलब वायलिन बजा रहे होते हैं और उनकी जो रिंग है वो चमक रही होती है, और वो अपने पैर को थपथपा रहे होते हैं ज़मीन के साथ जैसे ही वो वायलिन बजा रहे होते हैं उसके साथ साथ ही। He played few notes. वो कुछ नोट्स बजाते हैं वायलिन में। लली stumbled behind him on her violin. और लली जो है वो उनके साथ साथ अपने वायलिन पे बजा रही होती है, और लली काफ़ी ज़्यादा हेल्पलेस लग रही होती है। ये देखिए पिक्चर में जैसे बताया गया है कि उनके काफ़ी कम बाल हैं और इस तरीके से पूरा डिस्क्राइब किया गया है। फिर लली को बताते हैं कि मतलब लली उनको देख के बजाने की कोशिश कर रही है मगर वो बिल्कुल भी उनको फॉलो नहीं कर पा रही है, और बहुत ज़्यादा उनके नोट्स में डिफरेंट है। मतलब जो म्यूज़िक मास्टर के नोट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट होते हैं और एक मेलोडी सी बना रहे होते हैं, इस टाइप की मेलोडी जैसे कि कोई ट्रेन स्मूथली चल रही हो रेल पे और बड़ी प्यारी सी आवाज़ निकाल रही हो, मगर मृदु जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छे से उनको देख रही होती है वो, और उनके म्यूज़िक को सुन रही होती है। मगर लली जो होती है वो ऐसा लगता है कि जैसे कि ट्रेन अपने रास्ते से उतर गई होती है और अजीब सी आवाज़ें कर रही होती है। फिर क्या होता है, अम्मा गेम अ वेल फ्रॉम द गेट, अम्मा ओह रवि सेंड दैट बैगर अवे, क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक ऑफ द वरांडा। फिर इसी बीच में जब वो म्यूज़िक सुन रहे होते हैं इस बीच में रवि की अम्मा की आवाज़ आती है और वो कहती है ये जो बैगर है, जो भिखारी है, इसको यहाँ से भगा दो। वेयर शी वॉज
चैटिंग विद तापी, मतलब वो बरामदे में बैठ के तापी के साथ बातें कर रही होती हैं, उसकी अम्मा रवि की, और वो जोर से बोलती हैं कि जो बैगर है, भिखारी है, इसको यहाँ से भगा दो, ये यहाँ पर कई दिनों से आ रहा है और अब इसका टाइम हो गया है कि वो कहीं और जा कर के भीख मांगे। फिर पाती इस तरीके से बोलती हैं। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट, द बैगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम। और फिर मृदु और मीना जो है वो रवि के पीछे पीछे जाती हैं, और बैगर जो था, वो भिखारी जो था, वो अभी तक गार्डन में आ गया होता है और वो खुद को कंफर्टेबल मतलब बनाने लगता है, जैसे कि वो अपने घर में आ गया हो। उसने क्या किया, अपना जो ऊपर पहनने वाला जो कपड़ा है वो नीचे बिछाया नीम के पेड़ के नीचे, और वो जो उसका तना था उस पर मतलब उस पर टिक कर वो ऐसा लग रहा होता है जैसे कि वो सो गया है और सोने ही वाला होता है। वाइल ही वेटेड फॉर द आर्म्स टू अपीयर गो अवे, और फिर मतलब ऐसा लग रहा होता है कि कोई मतलब कोई उसको भीख देने आ जाएगा, उसके लिए वो रेस्ट कर रहा है, इस टाइप का ऐसा लग रहा होता है। फिर तो भी रवि कहता है कि तुम जाओ यहाँ से, और माई पातीस सेज इट्स टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बैक फ्रॉम। फिर वो कहता है तुम यहाँ से चली जाओ, पाती कह रही है कि अब टाइम आ गया है कि तुम किसी और घर में जा कर के भीख मांगो, अब यहाँ तुम्हारा समय जो है पूरा हो गया है। बैगर जो भिखारी होता है वो अपनी आंखों को बहुत ही ज़्यादा चौड़ा करके खोलता है और बच्चों की तरफ एक एक करके घूर करके देखता है। फिर वो कहता है कि इस घर की जो लेडी है वो मतलब काफ़ी अच्छी हैं, और मैं पूरी एक हफ़्ते से यहाँ पर आ रहा हूँ, उनकी जो अच्छाई है उनकी वजह से मैं आराम से यहाँ पर आकर बैठ जाता हूँ, और मुझे इस बात से बिलीव नहीं हो रहा है कि मतलब उन्होंने मुझे यहाँ से जाने के लिए क्या कहा है। और ये बात बोलते हुए उसकी आवाज़ थोड़ी तेज़ हो गई थी। अम्मा अम्मा ओह सेड हिज वेल माइट बी, but it certainly wasn't fable. It began in a deep strong rumble somewhere in Witted belly and came booming from the mouth. फिर रवि फिर से अम्मा अम्मा चिल्लाने लगता है, और मतलब वो काफ़ी तेज़ आवाज़ होती है और काफ़ी तेज़ वो आवाज़ आ रही होती है, इस पूरे पैर का यही मतलब है। रवि टेल हिम देयर इज़ नथिंग लेफ्ट हिम इन द किचन। फिर वो अम्मा की आवाज़ आती है और वो कहती हैं कि अब उससे कह दो बैगर से कि अब उसको देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है, और वो यहाँ से चला जाए और दोबारा यहाँ पर ना आए। और फिर वो मतलब उनकी आवाज़ इतनी तेज़ होती है कि रवि को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं होती है बात, और बैगर जो है वो इस बात को खुद ही सुन लेता है। वॉट इज़ मदर सेड हैड बीन ईजी फॉर देम ऑल टू हियर देयर अंडर द नीम ट्री द बैगर सेट अप एंड साइड। फिर मतलब बैगर तो ये बात सुन लेता है जो उनके मतलब मम्मी ने कहा होती है कि यहाँ से चले जाओ और मतलब कहीं और जाके भीख मांगो, तो इस बात को सुनकर बैगर जो है वो उठ जाता है और मतलब थोड़ा साई होता है कि थोड़ा लंबी सी सांस लेता है। वो कहता है कि मैं चला जाऊँगा, मुझे सिर्फ यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रेस्ट करना है इस ट्री के नीचे, इस पेड़ के नीचे। जो सन है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, और जो रोड है उस पर तार बिछा हुआ है, और गर्मी में वो इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है कि मेरे जो फीट हैं वो ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड मतलब बर्न हो चुके हैं, जल चुके हैं इस गर्मी की वजह से। He stretched out his feet to show large pink pelling blisters on the soles of his bare feet. फिर वो दिखाता है पैर उठा के कि उसके पैर पे किस तरीके से इस गर्मी की वजह से छाले पड़ गए हैं। और फिर वो मतलब रवि सोचता है कि उनके पास कोई मतलब पैसे नहीं होंगे चप्पलें खरीदने के लिए, और मृदु जो है मतलब ये बात फुसफुसाती है, तीनों बच्चे ये बात फुसफुसाते हैं। हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर। फिर मृदु मीना और रवि से कहती है कि क्या तुम्हारे पास कोई पुरानी चप्पलों का जोड़ा है तुम्हारे घर में। रवि कहता है मुझे तो नहीं पता, मेरी तो हैं जो वो बहुत ज़्यादा छोटी हैं और वो इनके पैरों में नहीं आएगी, अगर आ जाती तो मैं इनको अपनी चप्पलें दे देता। हिज फीट वर लार्जर देन मृदुज एंड मीनास, और जो बैगर था उसके पैर जो थे वो बड़े थे मीना और मृदु के पैरों से भी। The beggar was shaking out his upper cloth and tightening his dhoti. He raised his eyes and looked fearfully at the road gleaming in the afternoon heat. फिर मतलब रवि की पाती की बात तो उन्होंने सुनी ली होती है बैगर ने। फिर वो उठ रहे होते हैं और अपने जो ऊपर अपर क्लोथ जो उन्होंने बिछाया होता है उसको उठाते हैं, और बहुत ही मतलब अपनी आंखों को उठा के वो गर्मी की तरफ, दोपहर की गर्मी की तरफ और रोड की तरफ देखने लगते हैं। फिर मीना बोलती है कि इनको कुछ पैरों में पहनने के लिए चाहिए, और हर आइज़ बिग आइज़ फीलिंग इट्स नॉट फेयर। फिर मतलब ऐसा उसका दिखा रही होती है मीना कि ये जो हो रहा है सही नहीं हो रहा है, और इनको बैगर को पैरों में पहनने के लिए कुछ चाहिए। फिर अभी बोलता है तुम चुप हो जाओ, मैं इसके बारे में कुछ सोच रहा हूँ। फिर वो मतलब बड़बड़ा रही होती है, ब्लबलिंग का मतलब होता है बड़बड़ाना, कि मतलब ये जो हो रहा है सही नहीं हो रहा है और मैं मतलब कुछ सोचती हूँ। 2 मिनट बाद ही विल बी फ्राइंग हिज फीट ऑन द रोड, वॉट ही नीड्स इज़ अ पेयर ऑफ चप्पल्स। फिर बस यही सोच रहे होता है कि जो बैगर है इनको सिर्फ और सिर्फ एक पेयर ऑफ चप्पल ही तो चाहिए। सो वेयर डू वी गेट दैम,
कम लेट सर्च द हाउस। ही पुश मृदु एंड मीना इनटू द हाउस। फिर जो रवि कहते हैं कि चलो हम जो चप्पल हैं वो घर में ढूंढते हैं, और मृदु और मीना को भी अपने साथ ले जाता है। जस्ट एज शी स्टेप्ड इनटू द वेरांडा, मृदु's eyes fell on the odd looking chappals she had noticed when she arrived. रवि she whispered to him, whose are they? फिर जो वो है मृदु, उसकी जो नज़र है वो चप्पलों पे पड़ती है, उन चप्पलों पर। जब वो आई थी घर के अंदर तब भी उन्होंने वो चप्पलें देखी थी, फिर से मृदु की नज़र उन पर पड़ती है। देखिए पिक्चर्स में वो चप्पलें जो हैं वो दिखाई गई हैं, इसी टाइप की वो चप्पलें होती हैं। फिर वो पूछती है रवि से कि चप्पलें किसकी हैं। रवि उन चप्पलों को मतलब ध्यान से देखता है और कहता है कि मतलब मुझे नहीं पता, मगर ये जो है काफ़ी पुरानी है, और मतलब पुरानी लग रही होती हैं और बच्चों को पता नहीं होता है कि वो किसकी हैं। दे आर जस्ट द राइट साइज, ही सेड, पिकिंग देम अप। मृदु एंड मीना फॉलोड हिम नर्वसली बैक इनटू द गार्डन। फिर रवि उन चप्पलों को देखता है और वो कहता है बिल्कुल सही साइज़ की हैं, और वो उनको उठाता है और गार्डन की तरफ चलने लगता है। और मीना और मृदु जो है वो भी रवि को फॉलो करती हैं गार्डन की तरफ। फिर रवि बैगर को दिखा के मतलब चप्पल बैगर के आगे करता है और कहता है कि ये लो, तुम ले लो, इनको पहनो और यहाँ से चले जाओ और दोबारा वापस मत आना। बैगर जो होता है वो मतलब चप्पलों की तरफ घूर घूर के देखता है और हरीडली फ्लंग हिज टाल ओवर हिज शोल्डर, पुश्ड हिज फीट इनटू देम एंड लेफ्ट। और फटाफट से जो है चप्पलों के अंदर अपने पैर डालता है और वहाँ से चले जाता है। और मतलब मटरिंग मतलब बड़बड़ाते हुए बच्चों को ब्लेसिंग्स देते हुए, मतलब दुआ देते हुए बच्चों को बड़बड़ाते हुए वहाँ से निकल जाता है। और एक ही मिनट में वो स्ट्रीट के कॉर्नर के आगे से बिल्कुल गायब हो जाता है। फिर म्यूज़िक मास्टर जो हैं वो घर के मतलब बाहर को आते हैं। अब उनकी जो प्रैक्टिस है वो पूरी हो गई होती है। एंड टुक एन अनएप्रीहेंसिव लुक एट द थ्री ऑफ देम सिटिंग क्वाइटली अंडर द ट्री प्लेइंग मार्बल्स। और फिर जब वो बाहर की तरफ निकल के आते हैं वो तीनों बच्चों को देखते हैं म्यूज़िक मास्टर, और थोड़ा सा मतलब एक अच्छा सा उनकी तरफ लुक देते हैं। लल्ली, ही कॉल्ड आफ्टर फ्यू मोमेंट्स, शी हरीड अप टू हिम, हैव यू सीन माई चप्पल्स। और फिर जब वो वहाँ से चले जाते हैं थोड़ी सी देर के बाद आवाज़ आती है, वो लल्ली को आवाज़ लगा रहे होते हैं। वो लल्ली से पूछते हैं क्या तुमने मेरी चप्पल्स देखी, और मुझे तो ऐसा याद था कि मैंने तो यहीं पर उतारी है। रवि, मृदु एंड मीना साइलेंटली वॉच लल्ली एंड द म्यूजिक मास्टर सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ द वरांडा। फिर लल्ली मतलब वो तीनों जो होते हैं बच्चे रवि, मृदु और मीना, वो चुपचाप देख रहे होते हैं कि लल्ली और मास्टर जी जो होते हैं वो कुछ ना कुछ ढूंढ रहे होते हैं वरांडा में इधर उधर देखते हुए। लुकिंग ओवर रेलिंग एंड स्क्रॉचिंग नियर द फ्लावर पॉट्स, मतलब हर तरफ जो है वो चप्पलों को ढूंढ रहे होते हैं। फिर मास्टर जी चिल्लाते हैं, ब्रांड न्यू देवर, आई वेंट ऑल द वे टू द माउंट रोड टू बाय देम। ही वेंट ऑन सेइंग दे कॉस्ट अ होल मंथ्स फीस, डू यू नो। फिर मतलब बड़बड़ा रहे होते हैं जो म्यूज़िक मास्टर होते हैं कि वो चप्पलें मेरी जो होती हैं वो बिल्कुल नई नई थी और मैं माउंट रोड तक गया था उनको लेने के लिए, और उसकी कॉस्ट जो है वो जो इतनी है जितनी तुम्हारे पूरे मंथ की जो ये म्यूज़िक की जो फीस है इतनी उनकी कीमत थी उन चप्पलों की। Soon Lali went in to tell her mother. रुकुमनी appeared, look harassed, with पति following her. फिर लली जो है अंदर चली जाती है अपनी मदर को बुलाने के लिए, रुकुमनी आती हैं और मतलब अजीब सी मतलब दिख रही होती हैं कि क्या हो गया है ये, और पत्ती जो है वो भी उनके पीछे पीछे आ जाती हैं। वो कहती हैं वो कहाँ हो सकती हैं, मतलब ये बहुत ही अजीब सी बात है कि कोई उनको यहाँ से चुरा कर ले गया है। हर दिन मतलब बहुत सारे वेंडर्स मतलब रेडी वाले बेचने कुछ कुछ आते हैं जो डोर के पास से निकलते हैं, मगर ऐसा कभी भी नहीं हुआ। ये बात पत्ती को बहुत ज़्यादा परेशान कर देती है कि आज चप्पलें चोरी कैसे हो गई। रुकुमनी जो है वो रवि, मृदु और मीना को देखती हैं कि वो पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। हैव यू चिल्ड्रन, शी बिगेन, एंड देन सीइंग दे वर curiously quiet went on more slowly, seen anyone lurking around the veranda। फिर वो मतलब रुकुमनी की जो आइज़ है वो बच्चों पर पड़ती है कि वो किस तरीके से चुपचाप पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। अ शार्प वी शेप लाइन हैड फॉर्म्ड बिटवीन हर आईब्रोज, और फिर उनकी जो मतलब माथे के ऊपर एक मतलब लाइन सी पड़ जाती है जब वो रुकुमनी बच्चों की तरफ देखती हैं कि बच्चे इतनी शांति से पेड़ के नीचे आकर बैठे कैसे हैं। अदर स्ट्रेट टाइटर वन अपीयर्ड इन प्लेस ऑफ अ रियली सॉफ्ट पिजन माउथ, और फिर उसके बाद थोड़ी सी गुस्से की भी आ जाती है, उनके माथे पे जो लाइंस होती हैं वो पड़ जाती हैं। रुकुमनी वॉज एंग्री, अपने गुस्सा आ गया था। थॉट मृदु विद अ शिवर, शी कुडेंट बी सो अपसेट इफ शी न्यू अबाउट द पुअर बेगर विद सोर्स ऑफ हिज फीट, शी ट्राइड टू टेल हर सेल्फ। फिर जो है मृदु होती है वो इस बात से थोड़ा सा घबरा जाती है कि रुकुमनी अब हम लोगों से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई है, मगर फिर वो खुद से कहती है कि जो रुकुमनी है वो इतनी नाराज़ नहीं होंगी अगर हम उन्हें बताएंगे पुअर बेगर के बारे में और हमने क्यों उनको चप्पलें दे दी हैं। फिर वो एक लंबी सांस लेते हैं और कहती है रुकुमनी कि यहाँ पर एक बेगर आया था और वो बहुत ज़्यादा मतलब पुअर था, गरीब था, उसके पैर जो है वो जल रहे थे। तो रुकुमनी कहती है गुस्से में, तो
ऐसा था तो क्या हुआ, क्या तुम म्यूज़िक मास्टर की चप्पल उस ओल्ड बैगर को उठा के दे दोगे, ऐसा करोगे तुम? फिर जो पत्ती बोलती है, आजकल के जो बच्चे हैं ये तो अपनी मनमानी करते हैं और बड़े ही बेकार हो गए हैं। अम्मा, डिडंट यू टेल मी अबाउट कर्ण हु गिव अवे एवरीथिंग ही हैड, इवन हिज गोल्ड इयररिंग्स, ही वॉज सो काइंड एंड जनरस। फिर वो कर्ण, जो रवि है, वो अपनी अम्मा से कहता है कि आपने मुझे कर्ण के बारे में नहीं बताया था कि वो कितना अच्छा था और वो मतलब अपना सब कुछ दान कर देता था, उसने अपने सोने के कुंडल भी दे दिए थे। फिर रुक्मणी बोलती है कि कर्ण जो था वो दूसरे लोगों की चीज़ें नहीं देता था, वो अपनी चीज़ें देता था दूसरों को। जो दान करता था वो उसका अपना होता था, दूसरों का थोड़ी होता था कोई। बट माई चप्पल्स वुडंट हैव बीन फिटेड द बेगर्स फीट। फिर रवि बोलता है कि मेरी जो चप्पलें हैं वो तो उस बैगर के पैरों में आती नहीं, इसलिए मैंने उसको ये वाली चप्पलें दे दी। फिर अम्मा उसको मतलब थोड़ा सा डांट देती हैं। रवि सेड रुकुमनी वेरी एंग्री नाउ, गो इनसाइड दिस मिनट। फिर रुकुमनी जो है वो मतलब गुस्से में कहती है कि चुपचाप अंदर चले जाओ। फिर वो रुकुमनी भी अंदर जाती हैं और लेके आ जाती हैं गोपू मामा की बिल्कुल नई चप्पलें, जो उन्हें बिल्कुल मतलब पहनी ही नहीं होती है, लगभग इस तरीके की बिल्कुल नई चप्पलें वो लेके आ जाती हैं। फिर वो सर को देखा के कहती हैं कि ये जो चप्पलें हैं ये आपको फिट हो जाएंगी, आप इनको पहन लीजिए, और मैं आपसे बहुत माफ़ी मांगती हूँ कि बच्चों ने आपकी चप्पलें उनको उठा के दे दी हैं और आजकल के बच्चे बड़े शैतान हो गए हैं, मेरा बेटा भी बड़ा शैतान है। फिर जो म्यूज़िक मास्टर है उनकी आंखें जो हैं वो चमक जाती हैं, वो उनको पहनते हैं और मतलब ऐसा ट्राई करते हैं कि वो खुश ना दिखें। फिर बोलते हैं वेल आई सपोज दीज विल हैव टू डू, दीज डेज चिल्ड्रंस हैव नो रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, व्हाट टू डू। फिर वो चप्पलों को देखते हैं, खुश होने की कोशिश ना करते हुए वो कहते हैं कि हाँ ये फिट हो गई हैं। फिर वो आगे बोलते हैं कि आजकल के बच्चे बड़ों की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट, मतलब बड़ों का बिल्कुल भी आदर नहीं करते हैं, क्या कर सकते हैं इसमें। हनुमान इनकारनेट, ओनली राम कैन सेव सच अ नॉटी फेलो। फिर वो कहते हैं रवि को कि मतलब ये हनुमान जी के जो हैं वो इनकारनेशन है, मतलब हनुमान जी जैसे ही थे उन्हीं के रूप हैं ये। तो रुकुमणी की जो आइज़ होती हैं वो चमक जाती हैं, मतलब वो नहीं पसंद करती कि रवि को एक बंदर कहा जाए, मतलब चाहे वो एक होली बंदर हो, एक पवित्र बंदर भी उसको कहा जाए, मगर वो नहीं चाहती कि कोई उसको रवि को बंदर बोले। शी स्टूड स्टिफ एंड स्ट्रेट इन फ्रंट डोर, इट वॉज क्लियर शी वॉन्टेड हिम टू लीव क्विकली। मतलब वो बिल्कुल चुपचाप दरवाजे के पास खड़ी हैं रुकुमणी, और दिख गया था साफ कि वो चाहती हैं कि म्यूज़िक मास्टर जो है वो वहाँ से चले जाएं। When he had clattered off his new chappals, she said, मृदु came in and have some tiffin। फिर वो कहती हैं कि मतलब जब वहाँ से चले जाते हैं म्यूज़िक मास्टर, मृदु को कहती हैं कि तुम आओ अंदर और कुछ अब खा लो। ऑनेस्टली हाउ डू यू चिल्ड्रन थिंक ऑफ सच थिंग्स, थैंक गॉड योर गोपू मामा डजंट वियर हिज चप्पल्स टू वर्क। फिर वो कहती हैं कि तुम ये बच्चे ऐसा सोच भी कैसे सकते हो इस तरीके की चीज़ें करने का, और अच्छा हुआ कि मृदु मामा ये जो चप्पलें हैं ये अपने वर्क पर, अपने काम पर नहीं पहन के जाते हैं। एज शी वॉक टूवर्ड्स द किचन विद मृदु एंड मीना, शी सडनली बिगन टू लाफ। और जैसे ही वो अंदर की तरफ जा रही थी मृदु और मीना के साथ, वो मतलब एकदम से हंसने लगी। बट ही इज़ ऑलवेज इन such a hurry to throw off his shoes and socks and get into his chappals as soon as he come home। कि जो मामा है वो मतलब अपनी जो चप्पलें हैं वो तुरंत अपने शूज़ को उतार देते हैं और जैसे ही वर्क से आते हैं और चप्पलों को पहनने के लिए ढूंढने लगते हैं। व्हाट्स योर मामा गोइंग टू से दिस इवनिंग व्हेन आई टेल हिम आई गिव हिज चप्पल्स टू द म्यूज़िक मास्टर। और फिर जब शाम को तुम्हारे मामा आएंगे तो मैं उनसे क्या कहूँगी कि मैंने उनकी जो चप्पलें हैं वो म्यूज़िक मास्टर को दे दी हैं। तो ये हमारा यहाँ पे हो गया चैप्टर कंप्लीट। तो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द म्यूज़िक मास्टर इज मेकिंग लविंग म्यूज़िक, रीड अबाउट द सेंटेंस इन द टेक्स्ट दैट एक्सप्रेस दिस आइडिया। तो म्यूज़िक मास्टर बहुत ही प्यारा सा म्यूज़िक बजा रहे थे, तो आपको ये टेक्स्ट में बताना है जो चैप्टर में गिवन है कि कौन सी लाइन से हमें ये पता लगता है। द म्यूज़िक मास्टर इज़ मेकिंग लवली म्यूज़िक एज इट वॉज एक्सप्रेस्ड बाय द म्यूज़िक मास्टर्स नोट्स सीम टू बी फ्लोट अप एंड सेटल परफेक्टली इन द इनविजिबल ट्रैक्स ऑफ मेलोडी। तो ऐसे में पता लगता है कि ऐसा बोला जाता है चैप्टर में कि म्यूज़िक मास्टर जो नोट्स बजा रहे थे, जो म्यूज़िक बजा रहे थे, वो ऐसा लग रहा था फ्लोट कर रहा है, बह रहा है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, अच्छे तरीके से। इनविजिबल ट्रैक्स मतलब जो ट्रैक्स हमें दिख नहीं रहे हैं मेलोडी के, इतनी प्यारी आवाज़ थी कि वो इनविजिबल ट्रैक्स ऑफ मेलोडी में वो बह रहे थे। इट वॉज लाइक द व्हील्स ऑफ ट्रेन फिटिंग स्मूथली इनटू द रेल्स एंड विजिंग अलॉन्ग। और वो ऐसा लग रहा था जैसे कि जो ट्रेन के व्हील्स हो जो बहुत ही प्यारे स्मूथ तरीके से आराम से चल रहे हो रेल के ट्रैक्स पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Had the beggar come to रुक्मणी's house for the first time? Give reasons for your answer. क्या बैगर जो था, जो बैगर का मतलब होता है भिखारी, तो जो भिखारी जो था वो क्या रुक्मणी के घर पहली बार आया था? और अपना जो आप आंसर देंगे उसका रीज़न दीजिएगा। तो नहीं, नो, द beggar hadn't come to Rukumani's house for the first time, as he himself confirmed that he survived on the kindness of the family members from 1 week. तो जो बैगर था वो पहली बार नहीं आया था रुकुमनी के घर, क्योंकि बैगर ने एक बात खुद भी एडमिट करी थी, कंफर्म करी थी। मतलब कंफर्म करने का मतलब होता है जैसे कि खुद ही बात को पूरी तरीके से मान लेना। तो कंफर्म की थी कि हाँ, वो रुकुमनी और उसकी फैमिली की काइंडनेस पे, की अच्छाई पर ही सर्वाइव कर रहा है, रह पा रहा है पिछले 1 हफ्ते से। क्वेश्चन नंबर 3 है, sharp V-shaped line had formed between her eyebrows. What does it suggest to you about रुकुमनी's mood? तो एक शार्प मतलब बहुत ही ज़्यादा तीखी वी शेप्ड की लाइन उनके आईब्रोज के ऊपर बन गई थी। इस जेस्चर से, इस बात से आप क्या समझते हैं रुकुमनी के मूड के बारे में, कि वो कैसा लग रहा था उनको, कि वो क्या सोच रही थी? It suggests that रुकुमनी was very angry and upset with रवि। तो ये वाला जो जेस्चर है वी शेप्ड लाइन वाला, ये सजेस्ट करता है कि रुकुमनी बहुत नाराज़ थी और अपसेट थी। किससे? रवि से। मतलब काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थी और गुस्सा थी। एंग्री का मतलब गुस्सा होना है, अपसेट का मतलब थोड़ा सा नाराज़ सा होना, खुश ना होना किसी से। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्क्राइब द म्यूजिक टीचर एज सीन फ्रॉम द विंडो। म्यूजिक टीचर को आपको डिस्क्राइब करना है जैसे कि वो विंडो से दिखाई दे रहे थे। तो इसका आंसर है, द म्यूजिक टीचर वॉज ऑफ बोनी फिगर ऑफ the music master. He was mostly bald head. He had a mostly bald head with a fringe of the oiled black hair falling around his ears and an old-fashioned tuft. A gold chain gleamed around his leathery neck, and a diamond ring glittered on his head as it glided up and down the stem ऑफ द वायलिन। तो इसमें है म्यूज़िक मास्टर के बारे में बताया गया है कि मतलब वो थोड़े बोनी छोटी हाइट के थे और उनकी जो मतलब बाल थे सर पे नहीं थे, बॉल्ड थे, मतलब टकले थे। बॉल्ड का मतलब होता है टकला, तो बॉल्ड उनका टकला था, मतलब सर पे बाल नहीं थे और बाल मतलब तेल लगा हुआ था सर पर उनके। उनके ईयर्स मतलब टफ़ था, एक उनके ओल्ड फैशन का टफ़ लगा हुआ था उनके कानों के पास। गले में गोल्ड की चेन पहनी हुई थी जो ग्लीम कर रही थी, चमक रही थी। उनकी नेक के पास डायमंड की रिंग उनके हाथ में थी जो बहुत ही तेज़ ग्लिटर कर रही थी, चमक रही थी जब वो वायलिन को बजा रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉट मेक्स मृदु कंक्लूड दैट द beggar हैड नो मनी टू बाय चप्पल। तो मृदु जो था उसने कैसे कंक्लूड किया था, वो कैसे इस निश्चय पे पहुंचा था कि beggar के पास कोई भी पैसे नहीं है चप्पल खरीदने के लिए? तो इसका आंसर है, मृदु कंक्लूड दैट beggar हैड नो मनी टू बाय चप्पल एज शी सॉ लार्ज पिंक पीलिंग ब्लिस्टर्स ऑन द सोल्स ऑफ हिज bare feet। तो मृदु ने ये कंक्लूड कर लिया था कि वो जो भिखारी है उसके पास कोई भी पैसे नहीं है चप्पल खरीदने के लिए, क्योंकि उसने देखा था उस beggar के पैरों के नीचे काफ़ी बड़े बड़े से ब्लिस्टर्स का मतलब होता है फोड़े, काफ़ी बड़े बड़े फोड़े निकले हुए थे उसके पैरों के नीचे। और उसके बेयर फुट, क्योंकि उसके पैर जो थे वो नंगे थे। बेयर फुट का मतलब होता है बिना चप्पलों के पैर। और सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डज शी सजेस्ट टू शो हर कंसर्न। तो जो ये थी मृदु, उसने क्या ऐसा किया था अपने कंसर्न को सजेस्ट करने के लिए कि उसे ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है? She suggests that Ravi and Meena should arrange a pair of chappal for the beggar। तो मृदु ने कहा था रवि और मीना से कि उनको जो बैगर के लिए एक पेयर ऑफ चप्पल मतलब चप्पल का एक जोड़ा जो है वो अरेंज करना चाहिए और उसको बैगर को देना चाहिए। फिर हैव यू चिल्ड्रन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू चिल्ड्रन, शी बिगन एंड देन seeing they were curiously quiet went on more slowly, seen anyone lurking around the veranda। तो वो मतलब ऐसे बोलती हैं जिनके बारे में शायद ये सुकुमनी या फिर कौन बोलते हैं, अभी ध्यान नहीं आ रहा मुझे। तो जो लेडी होती है घर की वो बोलती है कि मतलब ऐसा बच्चों से बोलना शुरू कर देती हैं कि तो मतलब तुम लोग ये सब क्या करते हो, और फिर क्यों, मगर वो जब देखती है कि बच्चे होते हैं बिल्कुल चुपचाप होते हैं, फिर वो धीरे धीरे बोलने लगती हैं। फिर वो इधर उधर देखती हैं कि वरांडा के साइड में कोई है जो इधर उधर घूम रहा है। फिर इसके फर्स्ट पार्ट में आता है, व्हाट डू यू थिंक रुकुमनी रियली वांटेड टू आस्क। तो रुकुमनी सच में क्या पूछना चाहती थी? रुकुमनी रियली, हाँ इसमें रुकुमनी की बातें कर रहे हैं तो एक बार देखते हैं इसमें। रुकुमनी रियली वांटेड टू आस्क द चिल्ड्रन इफ़ दे हैव सीन एनीवन हैड टेकन द चप्पल्स ऑफ म्यूजिक मास्टर। तो रुकुमनी एक्चुअल में पूछना चाहती थी कि क्या उन्होंने देखा है किसी ने म्यूजिक मास्टर की चप्पलें ली हों।
फिर नेक्स्ट है वाई डिड शी चेंज हर क्वेश्चन, फिर रुक्मणी ने अपना क्वेश्चन क्यों चेंज कर दिया। शी चेंज हर क्वेश्चन बिकॉज शी सॉ दैट चिल्ड्रन वर क्यूरियसली क्वाइट, उन्होंने अपना जो क्वेश्चन है वो चेंज इसलिए कर दिया था क्योंकि जो बच्चे थे वो एकदम से क्यूरियसली मतलब बहुत ही अजीब तरीके से चुप थे। क्वाइट मतलब चुप, क्यूरियस मतलब कुछ जो बोलना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, वो होते हैं क्यूरियस, तो अलग तरीके से वो चुप थे बच्चे। वॉट डिड शी थिंक हैड हैपेंड, तो उनको क्या लगा कि क्या हुआ है। शी थॉट दैट चिल्ड्रन हैड प्लेड प्रैंक ऑन म्यूजिक मास्टर, फिर उनको लगा कि जो बच्चे हैं उन्होंने जो म्यूजिक मास्टर है उनके साथ प्रैंक किया है। प्रैंक का मतलब होता है कोई मजाक करने, जैसे बच्चे आप बेवकूफ़ बनाते हैं ना, वो होता है प्रैंक। On getting Gopu Mama's chappal, the music master tried not to look too happy. Why? तो जब म्यूज़िक मास्टर को गोपू मामा की चप्पलें मिल गई थी तो म्यूज़िक मास्टर ने ट्राई किया था कि वो बहुत ज़्यादा खुश ना दिखे। ऐसा क्यों था? तो इसका आंसर है ऑन गेटिंग गोपू मामा's चप्पल द म्यूज़िक मास्टर ट्राइड नॉट टू लुक टू हैप्पी बिकॉज he did not want to show that how lucky he was to get new pair of chappal in place of oldest Steven। तो वो इसलिए नहीं शो करना चाहते थे, म्यूज़िक मास्टर गोपू मामा की चप्पल मिलने के बाद अपनी खुशी को नहीं दिखाना चाहते थे, क्योंकि मतलब उनको वो ये फिर वो सोचते ना कि मतलब मेरे उनकी चप्पलें पुरानी थी और इन्हें नहीं मिल गई, तो इसलिए वो ऐसा नहीं दिखा रहे थे कि भाई मेरी तो पुरानी चप्पलें थी उसकी बजाय मुझे नहीं मिल गई, तो ये अपनी खुशी नहीं दिखाना चाह रहे थे। क्वेश्चन नंबर 8 है ऑन गेटिंग अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स द बेगर वैनिश्ड इन अ मिनट, वाई वॉज ही इन सच अ हरी टू लीव। तो जब बेगर को चप्पलें मिल गई थी तो वो एकदम से कैसे वहाँ से क्यों गायब हो गया एक ही मिनट में, और वो किस हरी में था, किस जल्दी में था वहाँ से जाने के लिए। वैनिश का मतलब होता है एकदम से गायब हो जाना। इसका आंसर है ऑन गेटिंग अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स द बेगर वैनिश्ड इन अ मिनट बिकॉज ही एग्जैक्टली न्यू दैट द चप्पल बिलोंग्स टू म्यूजिक मास्टर। इफ एनीबडी वुड फाइंड दैट द चप्पल वर मिसिंग इट वुड बी टेकन बैक फ्रॉम हिम। तो मतलब उसको शायद पता होगा कि किसी और की चप्पलें हैं, और अगर किसी को पता लग जाएगा ये म्यूजिक मास्टर की चप्पल हैं तो मतलब उससे शायद वो चप्पल वापस मांग ले। और इसका एक पॉसिबल आंसर ये भी हो सकता है कि क्योंकि पहले उसके पास चप्पल ही नहीं थी तो वो गर्मी की वजह से सड़क पर चल नहीं पा रहा था, तो अब अगर उसके पास चप्पलें आ गई थी तो वो आराम से उस गर्म सड़क पर चल सकता था, तो इसलिए वो फटाफट वहाँ से चला गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है वॉकिंग टूवर्ड्स द किचन विद मृदु एंड मीना रुकुमनी बिगेन टू लाफ, व्हाट मेड हर लाफ। और जब वो मृदु और मीना के साथ रुकुमनी जो आगे जा रही थी किचन की तरफ, फिर वो एकदम से हंसने लगी, तो क्या कारण था उनके हंसने का। वॉकिंग टूवर्ड्स द किचन with Mridu and Meena, Rukumani began to laugh because she had done the same thing absent-mindedly by giving pair of chappal of Goku Mama without his consent। तो उन्होंने भी बिल्कुल वही काम किया था जो बच्चों ने किया था कि बिना उनकी किसी की इजाज़त के, मतलब एक पर्सन की इजाज़त के बिना उसकी चीज़ किसी और को दे देना, क्योंकि गोकू मामा से पूछे बिना उन्होंने रुकुमनी ने गोपू मामा की चप्पलें किसको देती थी, म्यूज़िक मास्टर को। यही बच्चों ने किया था, बच्चों ने म्यूज़िक मास्टर की चप्पलें किसको दे दी थी, बैगर को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट 2, मेरे ख्याल से पार्ट 1 का है या फिर पार्ट 2 का है, देख लीजिए जो भी ये क्वेश्चन है इसमें बुक में। व्हाट इज़ द सीक्रेट दैट मीना शेयर्स विथ मृदु इन द बैकयार्ड। तो मीना ने क्या सीक्रेट शेयर किया था मृदु के साथ बैकयार्ड में, मतलब पीछे की तरफ जो घर वाला पार्ट होता है उसको बैकयार्ड कहते हैं। तो मीना शेयर द secret that she saw a kitten in the backyard inside a torn football lined with sacking and filled with snap lapping up milk from the coconut half shell। तो मीना ने जो सीक्रेट, जो रहस्य जो होता है सीक्रेट शेयर किया था वो ये था कि बैकयार्ड में एक छोटी सी किटन है, छोटी सी बिल्ली है जो कहाँ पर है, एक वो किटन जो है वो कहाँ पर है, वो एक फटी हुई फुटबॉल के अंदर बैठी हुई है, और कोकोनट के शेल से, जो कोकोनट होता है ना जब उसमें कोकोनट को खा लेते हैं तो उसका गोल सा शेल बच जाता है, उसमें रखा हुआ दूध वो लैप करके पी रही थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड रवि गेट मिल्क फॉर द किटन। रवि जो है वो किस तरीके से किटन के लिए, उस छोटी सी बिल्ली के लिए मिल्क लेकर के आया था। तो रवि गेट्स मिल्क फॉर द किटन बाय प्रिटेंडिंग Ravi gets milk for the kitten by pretending as he was hurry. He took a glass of milk. When Patti gave a suspicious look, he drank half of the milk and rushed toward the backyard, poured the half milk into the coconut shell। तो रवि ने जो पत्ती ने उसको पीने के लिए मिल्क दिया था तो उसने हाफ मिल्क पी लिया था और फिर पत्ती से कह दिया था कि मैं इसको खुद वॉश करके रख दूंगा। और जब पत्ती वहाँ से चली गई तो भाग के आया था बैकयार्ड में, आकर के उसने उस कोकोनट के शेल में किटन के लिए दूध डाल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है Who does he say the kitten's ancestors are? Do you believe him? तो जो
उसने जो बच्चा था उसने बोला था कि किटन के एंसेस्टर्स कौन थे। एंसेस्टर्स मतलब होता है जैसे कि आप हैं तो आपके पेरेंट्स हैं, आपके पेरेंट्स के दादा परदादा वो सब आपके एंसेस्टर्स हुए। तो फिर वो बच्चे ने क्या कहा था और रवि ने, और क्या आप उसको बात को बिलीव करते हैं? रवि सेज दैट द किटन्स एंसेस्टर्स वर द महाबलीपुरम ऋषि कैट एंड दे वर वर्शिप्ड कैट इन एंशियंट इजिप्ट। तो रवि ने कहा था कि किटन के जो एंसेस्टर्स हैं वो महाबलीपुरम के ऋषि की जो कैट थी वो हैं, और कैट्स को वर्शिप किया जाता है, पूजा जाता है, एंशियंट इजिप्ट में भी पूजा जाता था। तो नहीं, वी डोंट बिलीव ऑन हिम, मतलब हमें इस बात पे बिलीव नहीं है, वो तो स्टोरी बना रहा था। नेक्स्ट है रवि हैज़ अ लॉट टू से अबाउट एमपी पोन्नई। दिस शोज दैट रवि एमपी पोन्नई के बारे में बहुत कुछ कहना चाहता था। और ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है हिज नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज साउंड, ही हैज़ अ रिच इमेजिनेशन, ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। तो जो हिस्ट्री की नॉलेज थी वो साउंड थी। साउंड का मतलब होता है इस सेंस में ऐसे समझा जाता है कि जो नॉलेज थी उसकी हिस्ट्री की वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, उसकी जो इमेजिनेशन पावर थी वो काफ़ी ज़्यादा रिच थी, अच्छी थी, और वो एक इंटेलिजेंट बच्चा था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द नॉइज दैट स्टार्टल्ड मृदु एंड फ्राइटेंड महेंद्रन। तो महेंद्रन कौन थी? कैट थी। तो कौन सी आवाज़ ने मृदु को अजीब सा मतलब स्टार्टर कर दिया था, चौंका दिया था और डरा दिया था महेंद्रन को? तो इसका आंसर है द नॉइस दैट स्टार्टल्ड मृदु एंड फ्राइटेंड महेंद्रन वॉज द वियर्ड साउंड ऑफ वायलिन प्लेड बाय लल्ली। तो वो अजीब सी आवाज़ थी वायलिन की, जो कौन बजा रहा था? जो लल्ली बजा रही थी। इसकी वजह से जो कैट थी महेंद्रन वो डर गई थी और मृदु को भी बहुत ही अजीब सा लगा था। तो हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। थैंक यू सो मच।